नमस्कार दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष एक नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो क्षितिज आपकी क्लास 9 की बुक है उसको लेकर, जिसका नाम है चैप्टर 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लिहासा की ओर। लिहासा जो है लिखा है, लेखक ने लिहासा के बारे में बताया। लिहासा लिखा है, चैप्टर का नाम है लिहासा की ओर। लिहासा क्या है? जगह का नाम है। जो तिब्बत देश है उसकी राजधानी क्या है? लिहासा। कैपिटल का नाम है लिहासा। तो देख लेते जो जो आपका लेखक है ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर टिक्का निशान लगा रहा है। ये आपके लेखक है। कौन है? लेखक आपको दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने अपना यात्रा वृतांत के बारे में बताया है। इन्होंने आंखों देखा वर्णन जो देखा है, उन्होंने उस समय जब यात्रा की थी उसको देखा, पूरा का पूरा उन्होंने लिख दिया और आज हमारे चैप्टर में पढ़ा भी जा रहा है। तो इन्होंने क्या क्या करा, क्या नहीं करा, जितने समय वो वहां रहे, कहाँ पर लिहासा में, उनके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में उन्होंने वो सारी चीजें बताई है। लिहासा की भौगोलिक स्थिति बताई है, मीन्स वहाँ की भौगोलिक स्थिति मतलब से जमीन कैसी है, कैसा रास्ता है, ये सारी चीजें बताई। सांस्कृतिक कल्चर बताया वहाँ का इस चैप्टर के बारे में इन्होंने, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, अंधविश्वासी हैं या नहीं है, पर्दा प्रथा है या नहीं है, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर बताई है। वहां लोगों का स्वागत कैसे होता है, ये सारी चीजें वहां पर इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। यात्रा वृतांत का मतलब बता देती हूँ। ये एक चैप्टर जो है वो यात्रा वृतांत है, कहानी नहीं है, यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत आप भी अपना लिख सकते, कहीं घूमने गए, छोटा सा अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हो। सारों आंखों देखा वर्णन आप कर सकते। यात्रा का मतलब ये है ट्रेवल, इंग्लिश में ट्रेवल बोलते हो। यात्रा वृतांत जो देखा गया, आपने जो काम किया है, जो अच्छा लगा, आपने को कैसा लगा, वह कितने दिन रहे, वो सारी चीजें आप यात्रा वृतांत पे लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में जान लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, क्या नाम है? पंधा, जिला आजमगढ़। जिला कौन सा है? आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ आपको पता चल गया। इनके ननिहाल गांव पांधा, जिला आजमगढ़ में हुआ। इनका पैतृक गांव, जो इनके माता पिता जहाँ रहते थे, दादा दादी का जो पैतृक गांव है, तो वो कनैला था। कहाँ है? कनैला। इनका मूल नाम केदार पांडे था, बाद में इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ है। जब इन्होंने दूसरा जो धर्म है बौद्ध धर्म अपना लिया, तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। लेकिन इससे पहले जब वो हिंदू धर्म में थे तो इनका नाम था केदार पांडे। क्या नाम था? केदार पांडे। इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है? काशी, आगरा और लाहौर। तो इनकी शिक्षा आपको पता चल गई, काशी, आगरा और लाहौर में हुई है। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर, कब? 1930 में, 1893 में तो इनका जन्म हुआ और 1930 मतलब 30 साल ये और 7 साल में 37 की एज में, कितनी एज थी इनकी? 37। तो 1930 में जब है ये 37 ईयर्स के हो गए तो श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इन्होंने। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो याद रखना है 37 जो 37 साल के हुए तब इन्होंने क्या करा है? बौद्ध धर्म को अपना लिए। तब से इनका नाम क्या पड़ गया है? राहुल सांकृत्यायन। मीन्स 1930 से पहले इनका नाम क्या था? केदार पांडे। क्या नाम था? केदार पांडे। बाद में इनका नाम पड़ गया राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी कौन सी भाषा जानते थे? अब वो देख लीजिए। पाली भाषा जानते थे, प्राकृत, अपभ्रंश कौन से जानते थे? अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, चीनी और जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखो आप तो एक दो तीन ही बोल पाते होगे, लेकिन इन्होंने कितनी आती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो टोटल कितनी भाषा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 भाषाएं इन्हें अच्छे से आती थी। इन्हें महापंडित कहा जाता था। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हीं भाषाओं के कारण इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज थी, ज्ञान था, तो इन्हें महापंडित बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महापंडित। क्योंकि पांडे है, पांडे हमेशा किसमें मिलते हैं? पंडितों में ही मिलते हैं, तो इन्हें महापंडित बोला जाता है। सन 1963 में, अब कब हुआ है? 1963, 1963 में इनका देहांत हो गया। तो आपको पता चल गया इनका जन्म कब हुआ? 1893 में, 1893। तो 7 साल ये और 63 साल ये, तो 63 और 7 कितने हो गए? 70। तो ये कितने जीवित रहे? कितने वर्ष जीवित रहे? 70 वर्ष। तो 70 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। तो याद रखना है, 70 वर्ष की आयु में होता है 1963 में। अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों में हिंदी अनुवाद भी किया। अब जान लो, तो इन्होंने क्या लिखा? उपन्यास, जो इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं, उर्दू में नॉवेल बोलते हैं, और हिंदी में उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने स्टोरीज लिखी, जिसे कहानी बोलते हैं, स्टोरीज लिखी। आत्मकथा, आत्मकथा खुद के बारे में इन्होंने अपनी कहानी लिखी, अपने बारे में बताना, आत्मकथाएं। यात्रा वित्र, जहां पर भी इन्होंने ट्रेवल किया, यात्रा की, उसका आंखों देखा वर्णन, इन्होंने जो भी चीज देखा है, यात्रा वृत्तांत भी लिखे। और जीवनी, किसी भी लेखक की जीवनी जो होती है, जीवन के बारे में परिचय देना, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। और आलोचनाएं, इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं। और शोध, रिसर्च वर्क भी किए हैं, शोध भी किए, और शोध मतलब रिसर्च वर्क आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। मीन साहित्य मीन्स लिटरेचर का सृजन किया है, इन्होंने बनाया है, सारी चीजें की है। इतना ही नहीं, इन्होंने ग्रंथों में अनुवाद भी किया, ट्रांसलेट भी किया। अनेक ग्रंथों का, जो ग्रंथ है हमारे, उनका क्या करा है? अनुवाद भी किया, ट्रांसलेशन भी किया है। कौन कौन सी है? अब कौन कौन से अनुवाद वाले हैं वो देख लेते। मेरी जीवन यात्रा, ये 6 भागों में है। दूसरा है दर्शन दिग्दर्शन। तीसरा है 22वीं सदी। फिर बोलगा से गंगा भागो, नहीं दुनिया को बदलो। तो बोलगा से गंगा, फिर भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो आपको पता चल गया, ये सारे इनके क्या है? इनके अनुवाद किए हुए ग्रंथ है। दिमागी, गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। अब यहाँ से देख रहे, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां थी। जो घुमक्कड़ शास्त्र, इनके यात्रा वृत्तांत को ही घुमक्कड़ शास्त्री भी बोला गया है। तो इनकी प्रमुख कृतियां थी, कृतियां मतलब किताबें थी। साहित्य के अलावा दर्शन, दर्शन फिलोसफी हो गया आपका, फिलोसफी इंग्लिश में, राजनीति मतलब पॉलिटी, धर्म रिलीजन, इतिहास मतलब हिस्ट्री, विज्ञान मतलब साइंस आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। इन्होंने कम से कम लगभग 150 पुस्तकों की के बारे में लिखा है, 150 पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आपको इतना इनके बारे में पता चल गया। थोड़ा बहुत अच्छे से याद रखना है, जीवन परिचय के रूप में आपका ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 से 3 नंबर में। तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये कहानी के रूप में जरूरी नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ समझना है, स्टोरी की तरह याद रखना, उनके बारे में बता देते हैं। इनका नाम, इनका जन्म और मृत्यु कब हुई है, इतनी सन याद करके बीच में इनकी कहानी आप लिख सकते हो। 1-2 इनकी, जो इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं उसके बारे में 1-2 के नाम जरूर लिखे। इतना भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं, और अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो इनको अच्छे से आप कहानी के रूप में सुने इनके बारे में। तो आप जब कहानी पता होगी तो इनका जीवन परिचय आप अपने आप लिख लेंगे, या रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगला देख लीजिए, यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, उच्चतम है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है, महान है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है, मीन्स यात्रा वृत्तांत का शास्त्र रचा है, और उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इन्होंने इसका उद्देश्य भी बता दिया है। तो इन्होंने इसका घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है।
घुमक्कड़ी घुमक्कड़ी से मनोरंजन क्या मिलता है? घुमक्कड़, जब हम कहीं यात्रा करते, ट्रैवल करते तो मनोरंजन होता है हमारा, ज्ञानवर्धन भी होती है, नॉलेज बढ़ती है, गेन करते हैं, और एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। संस्कृति मतलब कल्चर और भाषा मतलब लैंग्वेज का भी आदान प्रदान होता है। मतलब है जब हम कहीं घूमने जाते, ट्रैवल करते तो हम कई लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ उनके शब्दों के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। अज्ञात रास्ते जो होते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होते रास्ते, उन स्थलों पर हम जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। इससे हमें नॉलेज भी मिलती है, मीन्स ज्ञानवर्धन होता है, और साथ साथ हम मनोरंजन भी करते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो मनोरंजन भी हमारा होता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने राहुल जी ने बताई है, राहुल संकृत्यायन ने। तो राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन, मीन्स वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है उन सब का भी वर्णन किया है। मतलब है रास्ते वास्तु का उन्होंने वर्णन किया है। वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ये सारे चीजें इन्होंने किसमें? यात्रा वृत्तांत में बताई है, जो लिहासा की ओर हमारा चैप्टर है उसमें आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगी। अब इनका कुछ पढ़ लेते। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। जो हम लिहासा की ओर है, इनकी प्रथम तिब्बत यात्रा है। कहाँ है? प्रथम तिब्बत यात्रा, और तिब्बत की राजधानी क्या है? लिहासा। तो इसके बारे में इन्होंने पूरा वर्णन किया, और इसी के आधार पर इन्होंने चैप्टर का नाम, पाठ का नाम क्या लिख दिया है? तिहासा की ओर। जो उन्होंने सन 1929 से, मीन्स 29 से 30 के बीच में, मीन्स एक साल में नेपाल के रास्ते से की थी। कहाँ से? एक साल, पूरे एक साल रहे थे यहाँ पर। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जब ये गए थे उस समय जो भारतीय थे, हमारे इंडियंस लोग, तो उसको तिब्बत यात्रा की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए उन्हें ये यात्रा एक भिखमंगे, भिखारी के वेश में, जो छद्म वेश होता है, खराब वेश होता है, भिखारी का होता है, उसके वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लिहासा की ओर, किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है लिहासा की ओर जाने वाले दुर्गम, जहाँ पहुंचना कठिन हो, जहाँ कठिनाई से पहुंचा जाता है, तो दुर्गम रास्ते, कठिनाई पूर्वक रास्ते, कठिनाई भरे रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था, जब इन्होंने राहुल सकृत्यायन जी ने यात्रा की थी। तो चलिए आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। राहुल जी ने लिहासा की ओर चैप्टर में क्या क्या बताया है, कैसे इनकी यात्रा स्टार्ट होती है, ये सारी चीजें एकदम हम पढ़ेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों के सामने ये सारी चीजें सब उभर कर आ रही है, हमें भी ऐसा लगेगा हम भी उनके साथ चल रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है लिहासा की ओर। लिहासा क्या है? आपको तिब्बत की राजधानी है, तो ओर तो मीन्स तिब्बत की राजधानी जो है उसकी ओर हम चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वह नेपाल से, कौन? राहुल जी। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला, फरी कलिड पोर्ट क्या है? एक जगह है, का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब यहाँ पर कौन? राहुल जी बता रहे हैं, राहुल संकृत्यायन जी बता रहे हैं, जिन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। तो बता रहे हैं कि ये नेपाल का, जो नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है वो फरी कोलिटपुर, कौन सा रास्ता है? जगह का नाम है फरी कोलिटपुर, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सा रास्ता है। तो फरी कोलिटपुर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजों जो थी हमारी यात्रा व्यापारिक की दृष्टि से, जब लोग व्यापार
पार करते थे इसी रास्ते से जाया करते थे, और जो सैनिक भी हुआ करते थे वो भी इसी रास्ते से जाया करते थे। इसलिए जगह जगह क्या थी, फौजी की चौकियां बनी हुई थी, किले बने हुए थे, जिससे लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए वहां ठहर सके, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जो किले बने हुए थे यहाँ पर चीनी पलटन जो थी वो रहा करती थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया है। तो फौजी मकान अब गिर चुके हैं, वहां पर क्या होगा, आजकल क्या है, बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में। दुर्ग जो किला था वह किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, अब वहां पर कौन रहने लगे हैं, किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। मीन्स किसान वहां पर रहने लगे हैं। किस बसेरा मतलब घर बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, घर कैसे आबाद है, वहां आबादी दिखाई दे रही है, लोग रह रहे हैं। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला था जो हम चाय पीने के लिए ठहरे। कौन ठहरा है यहाँ पर, राहुल जी ठहरे हैं, जो राहुल संकृत्यायन है वो ठहरे हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है। तिब्बत में यात्री जो पैसेंजर है, यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं भी हैं, और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। जैसे आपको भारत देश में कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं जाति पाति छुआछूत को लेकर, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पर, तिब्बत में देखने को नहीं मिलती है। वहां जाति पाति छुआछूत को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखना, कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का नहीं माना जाता। और ना औरतें पर्दा करती हैं, और औरतें जो लेडीज हैं वो भी पर्दा नहीं करती हैं तिब्बत में। तो ये सेकंड पॉइंट आपको नजर आया कि औरतें पर्दा भी नहीं करती है, जाति पाति छुआछूत को भी नहीं माना जाता है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। जो बहुत ज्यादा गरीब थे, निम्न श्रेणी में थे, भिखमंगे थे, तो उनके लिबास को देखकर कुछ लोग बस अपने घर में नहीं आने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अगर अंदर आ गए तो ये चोरी करके भाग जाएंगे। तो लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते, आप कितने भी अपरिचित हो, आप उनके घर के भीतर जा सकते हो, आप सभ्य दिखाई दे रहे हो, अच्छे लिबास में हो। अगर भिखारी जैसा आपका कपड़े नहीं पहने हैं तो आप उनके अंदर, घरों के अंदर जा सकते हो। जैसे आजकल हमारे घरों के अंदर कोई इंडिया में नहीं आ सकता बिना जान पहचान वाला, लेकिन वहां पर सब लोग जा सकते हैं। ये सारी चीजें वहां की विशेषताओं के बारे में पता चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं। आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आप कितने भी अपरिचित हो तो अपनी झोली में से चाय, जो चाय पत्ती है वो दे सकते हैं, जिससे वो आपको अपने घर से ही दूध वगैरह करके चाय बनाकर दे सकती हैं। उसे पका देंगी और आप उसे पी लेंगे। तो पका देती हैं, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वह चाय की चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको दे देंगी। मतलब आपको खाने पीने की कोई भी चीज उनसे चाहिए होगा तो आप, कितनी भी अजनबी लोग हो, वो आपकी इस चीज के लिए सहायता करेंगे और आपको पकाकर वो चीजें खाने के लिए दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यदि बैठक, जहां पर बैठक होती है, जहां पर गेस्ट आकर, गेस्ट रूम जिसे बोलता है, बैठक क्या हो गई, गेस्ट रूम, तो बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जहाँ चूल्हा है, किचन जहाँ बना हुआ है वो दूर है, और आपको डर है, जो जिसने सामान दिया आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, जो आपने मक्खन दिया है वो सारा किस में नहीं पड़ेगा, चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में, जो चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चोड़ी मतलब जहाँ पर उनका चूल्हा बना हुआ है, किचन वाला एरिया जो हो गया, वो चोड़ी कहलाएगी। तो मक्खन ला सकते हो, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती। मतलब है आपको लगता है कि हमने जो चीजें दी हैं तो वो अंदर जाकर इंसान आधा ही डालकर हमें देगा, तो आप खुद जाकर उनके किचन में अपना काम कर सकते हैं और अपने लिए चाय बनाकर ला सकते हैं। वहां इन सब चीजों के लिए सुविधाएं थी। ये कौन, राहुल जी कहाँ तिब्बत यात्रा के बारे में बता रहे हैं, और उन्हें, उनके साथ भी ये सारी चीजें हुई थी। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत में अपने लिख दिए हैं। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। यस, 26 पेज नंबर है आपका ये। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी राहदारी मांगने आया।
हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब कहाँ पहुंच रहा था? राहुल जी को ठोडला जाना है, तो मतलब इसके इससे पहले आखिरी गांव जो पड़ता था ठोडला से पहले, तो उसमें पहुंच गए थे। तो एक चीनी किले से जब हम चलने लगे, कहाँ से चले हैं? वो चीनी किले में ठहरे थे, अब चीनी किले से चलने लगे हैं। तो एक आदमी जो राहदारी राहदारी एक टैक्स हो गया तरीके रास्ते का कर वसूलना, तो राहदारी मांगने आ गया। तो हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। उनके पास दो चिट्ठी थी तो उन्हें उसे दे दी। तो मतलब इससे पता चल गया था कि ठोडला के आखिरी गांव में वह पहुंच गए। यहाँ भी सुमिति के जान सुमिति एक इनके साथ भिखारी है जिसके साथ राहुल जी जा रहे हैं। सुमिति एक भिखारी के वेश में है और वो भी, अब राहुल जी भी एक भिखारी का वेश धारण करके जा रहे हैं। तो क्योंकि जब भिखारी के वेश में जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से आदर सत्कार भी होता है उनका, और उन्हें रहने के लिए जगह भी मिलती है। तो सुमिति जो है एक भिखारी का नाम है, भिक्षु का नाम है। तो सुमिति की जान पहचान के आदमी थे। सुमिति के क्या थे? जान पहचान के आदमी थे, और भिकमंगे भी रहते थे वहां पर। तो इसलिए भिकमंगे भी रहते थे और ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिल जाया करती थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे। अब क्या बोल रहे हैं राहुल जी की 5 साल के बाद, वो पहले जब 5 साल पहले गए थे और 5 साल बाद इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे, और उन्होंने भिकमंगे का वेश धारण नहीं किया हुआ था। एक भद्र एक सभ्य आदमी का क्या करा हुआ था? वेश धारण किया हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, सभ्य लग रहे थे। तो उस यात्री के वेश में भी घोड़ों पर सवार होकर आए थे, और घोड़ों पर सवार होकर आए हुए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी। मतलब है यहाँ पर सिर्फ तिब्बत में क्या होता है, अगर आपकी जान पहचान है तो आपको अच्छे से अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाएगी। अगर जान पहचान नहीं है तो आपको बिल्कुल भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने ही अमीर हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो। जब तक आपके पास जान पहचान नहीं है तब तक आपको वहां रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए पहले जब राहुल जी गए थे सुमिति के साथ, तो उन्हें एक कैसा भिखारी का वेश में गए, तो उन्हें एक अच्छे से अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई थी। तो जब और गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। जब वो सभ्य आए, मतलब अच्छे खासे बनकर आए, अच्छे इंसान बनकर आए, घोड़ों पर सवार होकर आए, तो एक गरीब से झोपड़े में ठहरे। इससे पहले बहुत अमीर वाले महलों में भी जाकर वो ठहरे थे, जैसे अभी हमने आगे ऊपर पढ़ा था। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास के दुरुस्त रखते हैं। मतलब वहां के लोग शाम होते ही छड़ पीकर मदहोश हो जाते हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं रहती कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यात्रियों का भी वो ध्यान नहीं रखते। अगर किसी को जरूरत हो तब भी वो उनको कुछ भी मदद नहीं करते हैं। वहां के लोग शाम होते ही छड़ पीकर सो जाते हैं और अपने होश हवास भी भूल जाते हैं। इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। अब हमें सबसे विकट अब हमसे सबसे विकट डांडा ठोटला पार करना था। अब सबसे विकट, सबसे खराब रास्ता, सबसे कठिन पूर्वक रास्ता, विकट मतलब कठिन पूर्वक, तो डांडा ठोडला ये एक रास्ता है, उसे पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह है। डांडे जो है ये सबसे ज्यादा खतरे की जगह कौन सी है तिब्बत में? तो ये डांडे है। तो याद रखना है आपको, सबसे खतरे भरी जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण, कितनी इसकी ऊंचाई है, हाइट कितनी है? 16-17 हजार, 16-17 थाउजेंड फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता। मतलब है इतनी ज्यादा ऊंचाई है तो दोनों तरफ कोई भी गांव, कई मील तक चलोगे तब भी कोई गांव या शहर नहीं मिलेगा। नदियां नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। नदियों के इतने ज्यादा मोड़ हैं और पहाड़ों के कोने इतने ज्यादा निकले हैं, पहाड़ जहां पर भी आपको पता है चुटीले होते हैं, आपको चुटीले पहाड़ दिखते हैं, तो इसके कारण उन्हें आपको कहीं भी बस्तियां दिखाई नहीं देंगी, रहने वाले लोग आपको दूर तक दिखाई नहीं देंगे। तो अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। हम्म डाकू के लिए ये सबसे अच्छी जगह, जो डाकू है, डकैत जिसे बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, तो डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है।
तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खून की सजा मिल सकती है। अगर तिब्बत के किसी गांव या शहर में आकर खून हो जाए कि कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसको खूनी को सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन इन निर्जन स्थलों पर जो जो ये तिब्बत के रास्ते जो हैं वहां पर, यहाँ पर किसी को भी आदमी को मार दिया जाए तो किसी को परवाह नहीं रहती है, सरकार विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। निर्जन स्थलों पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सरकार जो है और खुफिया विभाग और पुलिस पर भी उतना खर्च नहीं करती। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, जो गवाही देने वाला होता है वो भी कोई नहीं मिल सकता है। डकैत पहले आदमी को मार डालता है। उस रास्ते से कोई भी यात्री निकल रहा हो को तो डकैत क्या करता है, पहले तो उस आदमी को मार देता। पहले वो नहीं देखता इसके पास माल है या नहीं है, पहले तो मार डालेगा, उसके बाद देखता है कुछ पैसा है कि नहीं है। तो ये चीज होती है, सबसे पहले वो मार देगा, वो जाने के लिए नहीं बोलेगा। हथियार का कानून न रहने के कारण वहां पर हथियार को का कानून कोई भी नहीं है, तो ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। वहां लोग लाठी लिए हुए नहीं मिलेंगे। हमें आम गांव वगैरह में चले जाए तो लोग लाठी लिए हुए चलते हैं, तो वहां पर लाठी की जगह लोग क्या लेके चलते हैं, उनके हाथों में क्या रहती है, पिस्तौल और बंदूक रहती है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। डाकू अगर किसी भी यात्री को जब उसे लूट रहा है तो जान से नहीं मारेगा, तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो सबसे पहले उस यात्री को मार डालता है, फिर उसके बाद सारा सामान लेकर चला जाता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ढोडला के पास खून हो गया, मर्डर हो गया। खून का मतलब मर्डर हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते। आगे पेज पे चलते हैं। क्योंकि हम भिकमंगे थे। हम किसका रूप धारण करे हुए थे, भिखारी का रूप धारण करे हुए थे। कौन बोल रहा है, राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल संकीर्तियायन जी बोल रहे हैं। तो इनका नाम 37 वर्ष की में इन्होंने क्या करा था, राहुल जी ने अपना धर्म चेंज कर लिया था। और ये किस धर्म में चले गए थे, बौद्ध धर्म में चले गए थे। तो जहाँ किसी, अब देख लेते हैं इनके बारे में, राहुल जी क्या बोल रहे थे, हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची 1 पैसा कहते। अब राहुल जी बता रहे, कहीं भी अच्छी सूरत देखते, मतलब किसी के पास पैसा है, हमें लगता है वो हमें पैसा देगा, तो वो अपनी टोपी उतार कर कहते कुची कुची 1 पैसा, कुची कुची 1 पैसा। जैसे भिखारी मांगते हैं ना, भैया दे दो पैसा, 1 पैसा दे दो, 1 रुपया दे दो, 10 रुपए दे दो, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां की क्या, वहां पर कैसे मांगते हैं, वहां पर भिखारी कैसे मांगते हैं, कुची कुची 1 पैसा, कुची कुची 1 पैसा। तो लोग भीख में 1 पैसा दे देते थे। मतलब जिस समय गए थे उस समय 1 पैसा चलता था। अब 1 पैसा नहीं चल रहा है, आपको 1 रुपया 2 रुपए इस तरह से चल रहा है, आपको पता है, तो 1 पैसा मांगते थे। तो कुची कुची मीन्स, कुची कुची का मतलब क्या, दया, दया, दया करो हम पर, हमें कुछ दे दो। तो दया, दया, कुची कुची का मतलब ही क्या है, दया, दया। भीख मांगने लगते, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चढ़े। पहाड़ पर चलना है और हमारे पास सामान भी और पीठ पे लाद कर चढ़ना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील दूर था। 16 से 17 मील से कम नहीं था और पहाड़ी रास्ता था और सामान भी हमारे पास बहुत ज्यादा था। तो अब कैसे चले। मैंने सुमिति से कहा, सुमिति का है इनके साथ जो भिक्षु है दूसरा, वो इनका इनका दोस्त बन गया है, उसके साथ जा रहा है। तो मैंने, कौन बोल रहा है, मैंने यहाँ पर राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल संकीर्तियायन जी बोल रहे हैं, कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। मतलब हमें जो रास्ता है लड़कोड़ पहुंचना है, वहां तक के लिए 2 घोड़े कर ले, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मतलब हमें ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, घोड़े पर सवार होकर हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। 2 घोड़े करते हैं। अब तो आगे देखते क्या होता है। पेज मैं आगे कर रही हूँ, यस। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े। डांडे से पहले, जो डांडे है से पहले एक जगह चाय पी। मतलब डांडे जगह पे पहुंचना था, इन्हें कहाँ पहुंचना है, डांडे पहुंचना था। तिब्बत में एक जगह का नाम है डांडे। तो पहले एक जगह चाय पी ली, इन्हें चाय पीने की जगह दिखी, चाय मिल रही थी, तो वहां पर ये क्या करते, चाय पी लेते। कौन, राहुल जी चाय पी लेते। और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। दोपहर के वक्त
वक्त मतलब समय, दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। मतलब हमारा जो समुद्र तल है, समुद्र है, तो वहां से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। मतलब हमारे दक्षिण तरफ, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, पूर्व से पश्चिम मतलब है यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की ओर हिमालय के हजारों, मतलब हिमालय जैसे हजारों श्वेत शिखर मतलब सफेद पहाड़ चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ। उत्तर किसे बोलेंगे? नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर सबसे ज्यादा, सर्वोच्च का मतलब सबसे ज्यादा स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था। दाड़े में एक देवता होगा, देवी देवता होते हैं ना, इसी से दाड़े का देवता, जहाँ दाड़े के देवता करके मशहूर थे, तो देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। देवताओं में की जगह ऐसी मिल जाती है, चित्र वगैरह मिल जाएंगे, कुछ सजी हुई चीजें मिल जाएंगी। जहां पर भी हम जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, इसी तरह से उस देवता के स्थान को भी सजाया गया था। किस किस से सजाया? जो पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब चढ़ान पे पहले करिए, अब हम उस पहाड़ से उतर रहे हैं, तो उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल सकृत्यायन बोल रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा था बहुत धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अब वो क्या समझने लगे? मैंने समझा, कौन बोल रहा है? राहुल जी बोल रहे हैं कि चढ़ाई की थकावट ज्यादा हो रही है, इसलिए घोड़ा जो है स्लो चल रहा है। और वह उसे मारना भी नहीं चाहते कि मारेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इससे थकावट होगी, इसलिए वो उससे मारना भी नहीं चाहता था। और धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। धीरे धीरे करके उनका घोड़ा जो है पीछे रह गया, पिछड़ गया। और मैं, राहुल जी कह रहे हैं, मैं दौन की वस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या नहीं, बस वो उस पर बैठ के चले जा रहे थे। कौन जा रहे थे? राहुल जी। जब मैं जोर देने लगता तो और वह सुस्त हो जाता, लेजीनेस हो जाता, वो आगे चलता ही नहीं। कौन बोल रहे थे? राहुल जी बोल रहे थे। अगर मैं इस घोड़े पे जोर लगाता कि आगे चल, उसे थोड़ा सा मारता, तो वह बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, दिखाई दे रहे थे। चौराहा टाइप के चार रास्ते, तिराया मतलब क्या हो जाते? तीन रास्ते। दो रास्ते मतलब दो रास्ते, एक अलग जाने का, एक दूसरा जाने का। तो एक जगह दो रास्ते दिखाई दिए। मैं बाया का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला। बाएं, दाया और बाया हो गया, बाया मतलब उल्टी तरफ हो गया। तो बाया का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर से पूछने पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था, सीधे हाथ वाला था, राइट हैंड की तरफ था लड़कों की रास्ता। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर उसी की तरफ लौटते और उसी रास्ते को पकड़ते। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। फिर रास्ते में जो सुमिति था, वो इंतजार करते हुए मिले, जो इनका एक साथी बन गया था, भिक्षु वाले भेष में इंतजार करते हुए मिला। मंगोला का मुंह वैसे ही लाल होता था। ये मंगोल था। सुमिति कौन था? एक मंगोल था। मंगोल आदमी था। मंगोल ये भिखारी था, ठीक है, मंगोल था, याद रखना है आपको। वैसे ही लाल। और अब तो वह पूरे गुस्से में था कि तुम कहाँ रह गए थे, मैं तो तुम्हारे साथ चला हुआ था, और मैं बिल्कुल आगे पहले ही पहुंच गया, और तुम कहाँ रह गए थे। तो उसे गुस्सा आ रहा था, काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे। उनका क्या हुआ था? राहुल जी का घोड़ा भी नहीं चल रहा था, और वो रास्ता भी भूल गए। तो अब वो अब क्या बोल रहा है? सुमिति वो देख ले, पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, सुमिति ने कहा, मैं दो टोकरी कंडे फूक डाले। मैंने 2 टोकरी कंडे फूक डाले।
तीन तीन बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब यहाँ पर वो पहले सुमिति बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे मतलब उपले हो गए, जो गाय के गोबर के बने हुए उपले होते हैं, तो जलाने के काम आते हैं, तो वो जला डाले। तीन तीन बार चाय गर्म कर लेगी। कौन बोला? सुमिति बोल रहा है। अब यहाँ पर इतनी सारा उसे गुस्सा आ रहा था सुमिति को, तो अब राहुल जी, मैंने का मतलब हो गया राहुल जी बहुत नरमी से जवाब देते, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। लड़कोर जो जगह थी, अब ये तिब्बत में एक जगह का नाम है, लड़कोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान का मतलब होगा पंडित लोग। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। चाय और सत्तू, सत्तू हुआ वो भुना हुआ अनाज हो गया, और जो पिसा हुआ थोड़ा रहता है उसे पानी वगैरह में घोलकर पिया जाता है, तो इसलिए बहुत आराम होता है। गर्मी में बहुत अच्छे लोग इसे पीते हैं। सत्तू पहले बहुत अच्छे से पिया जाता है। अब शरबत वगैरह चल गया, अन्य ड्रिंक्स वगैरह चल गई, लेकिन पहले के टाइम में लोग सत्तू बहुत ज्यादा पिया करते थे। तो ये चाय सत्तू खाया, जब रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। ये कुछ अनाज रहते हैं, उन्हें गर्म करके पीस कर एक गर्मा गर्म लिक्विड टाइप का बनाया जाता है, शरबत जैसा होता है थोड़ा, जो कहाँ पर चलता है? तिब्बत में चलता है, जिसका नाम है थुक्पा। थुक्पा मिला तो गर्मा गर्म मिला है और ये पी लेते हैं। अब आगे चलते हैं क्या होता है। अब हम टिड़री के विशाल मैदान पे थे। किसके? टिड़री लिखा हुआ है, टिड़री ये जगह का नाम है। देखो कितने अजीब अजीब नाम है किसके, यहाँ पर जो तिब्बत में जगह हैं वो अजीब अजीब नाम है। के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिड़री समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म होने हो जाने पर भी किसी कपड़े को बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कह दिया कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही घंटे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। अब यहाँ पर आपको बता दें, अब यहाँ पर अंधविश्वास बहुत दिखाया गया है। जैसे कुछ हो जाए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ये समस्या है, लोग करते हैं ना झाड़ फूक, बाबा लोगों के पास जाते हैं, वो तावीज गंडे करवाते हैं। तो गंडा एक कपड़ा होता है, उसमें वो कुछ बांध कर दे देते हैं, कह रहे थे अपने हाथ पे बांध लेना, कलाई में बांध लेना, गले में पहन लेना। इस तरह से वो तावीज गंडों की बात कर रहे हैं। जो इनके साथ सुमिति था वो भी तावीज गंडे करवाया करता था यजमान जो पंडितों से। और फिर ये क्या करते थे, वो जाकर आसपास के गांव में लोगों के पास जाते थे और बताते थे बोध गया से लाया गया गंडा है, आप ले सकते हैं, और आपके जिसको भी मुश्किलों का सामना करना है तो वो इनके पास आते, वो दे देते थे, और वो उन्हें पैसे दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर, तो ये जब लेखक के साथ हो गए, लेखक कौन है यहाँ पर? राहुल संकृत्यायन जी। तो राहुल संकृत्यायन थे, वो क्या करते थे, वो उन्हें जाने नहीं दिया करते थे। कहते ये जब जाएगा मेरे साथ, किसी कहते मैं गांव में ठहरे हैं, मैं आसपास के 3-4 गांव में चला जाता हूँ, वो कहते थे। तो उन्हें लगता था ये जाएगा 8 से 10 दिन लगा के आएगा, तो उन्हें जाने नहीं देते थे इस कारण। और वो कहते थे जिस गांव में हम ठहरे उस गांव में तो आप बांट सकते हो, लेकिन अन्य गांव में मत जाओ, क्योंकि आप बहुत टाइम लगाते हो। तो इनका मतलब ये आ गया। तो तावीज घंटे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। यजमान पंडित लोग हो गए, जो जिनसे वो लाया करते थे गंडे, और फिर वो बांट दिया करते थे। अब कह रहे इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुप्रीति ने स्वीकार कर लिया, मतलब तुम इधर जा रहे हो तो मैं तुम्हें लिहाजा पहुंचकर कुछ रुपए दे दूंगा, जितना तुम कमाओगे उतने ही रुपए दे दूंगा, मगर तुम मेरे साथ लिहाजा तक पहुंच चलो। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरी ने हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भरिया मतलब भार धोने वाला, जो बोझा ढोने वाला, जैसे आजकल हम कुली बोलते हैं ना, उस समय भरिया वहां पर तिब्बत में क्या बोला जाता है? भरिया। कुली को क्या बोला जाता है? भरिया ढूंढने की कोशिश, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही
ही चल दिए होते तो अच्छा था। बोल रहे थे कि मॉर्निंग के समय अगर हम चल देते सुबह 4 बजे, 3-4 बजे तो चल दिए तो अच्छा, लेकिन जब हम 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है, अब क्या हो रहा है, सुबह 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी, मतलब ऐसा लग रहा था सूरज 10-11 बजे ही नीचे आ गया हो। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर से यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। अब अपने सर को गर्मी से बचाने के लिए, धूप की तपिश से बचाने के लिए, धूप की गर्मी से बचाने के लिए, तो सूरज की किरणें आ रही तो क्या करते हैं, सर को क्या करते हैं, एक मोटे कपड़े से बांध देते हैं, सर के ऊपर एक मोटा कपड़ा रख लेते हैं। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब सर जो है, ऊपर सर आ रहा है, दिमाग हो रहा है, पूरा क्या हो रहा है, चेहरा भी, सब चीज आपका क्या कर रहा है, धूप से जल रहा है, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि पहाड़ी वाला रास्ता है तो क्या करेंगे हम, तो डंडे को लेकर चलेंगे, बर्फ वाला भी रास्ता रहता है तो डंडा हाथ में होना चाहिए। यद्यपि सुमिति के परिचित टिड़री में भी थे। अब यहाँ सुमिति के परिचित जो थे, जान पहचान के लोग, परिचित मतलब जान पहचान के लोग टिड़री में थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता है, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था, एक और पंडित से मिलना चाहता था। किससे, जो एक पंडित रहते हैं, ताबीज गंडे वगैरह करते हैं, उनसे मिलना चाहता था। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब ऐसी कि किसी आदमी से मिलना है तो आप मेरे साथ पहले शेखर बिहार चलो। कहाँ चलो, शेखर बिहार एक जगह का नाम है। क्या है, शेखर बिहार एक जगह का नाम है। तो शेखर बिहार चलने के लिए क्या, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों, जहाँ पर क्या, जितने लोग मठो ऋषि मुनि रहते हैं ना, मठो जिसे मठ बोलते हैं और विहार भी बोलते हैं, तो मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, कुछ खेती क्या करता है, खुद भी कराता है। जहाँ वहां का जागीरदार जो होता है, उसकी रखवाली जो कराता है, वो खेती भी कराता है। जिसके लिए एक मजदूर बेगार मिल जाते हैं, जिसके लिए मजदूर जो है बेगार मिल जाते हैं, बेगारी पर मजदूर मिल जाते हैं, तो मजदूरी पर मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। खेती के इंतजाम को देखने के लिए एक भिक्षु को भेजा जाता था। किसे जो भेजा जाता था, भिक्षु, भिक्षु को भेजा जाता था, भिक्षु को, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षु, क्योंकि भिक्षु इसलिए बोला जा रहा है, बौद्ध धर्म के थे तो वो अपना सब कुछ मांग कर ही खा देते। जैसे सुदामा जो थे, कृष्ण और सुदामा की कहानी पढ़ी ना, तो सुदामा भिक्षु रहे हैं, तो इसी तरह से ये भी भिक्षु है। सुमिति जो है भिक्षु है, और लेखक ने भी उसी तरह से भिक्षु का क्या कर लिया है, एक रूप धारण कर लिया, भिक्षा मांगने वाला। जिस तरह से रावण भी भिक्षु का रूप लेकर सीता का हरण करके ले गया था, वही भिक्षु का वेश धारण करे हुए यहाँ राहुल संकृत्यायन जी भी है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, जो भिक्षु को जागीर के लिए राजा से कम नहीं होता था, जिसपे वो देखभाली के लिए भेजा जाता था। शेखर की खेती के मुखिया जो थे, शेखर एक जगह है, शेखर की खेती, शेखर जो है एक जगह, तो उसकी खेती के मुखिया जो भिक्षु जो थे, उनका नाम था नमसे। क्या नाम था, नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे, भद्र का मतलब बड़े सभ्य, जिन्होंने बहुत अच्छी वेल ड्रेस्ड पर्सन, बहुत नम्र व्यवहार करने वाले, लोगों से अच्छी वार्तालाप करने वाले, मतलब बहुत अच्छे भद्र पुरुष थे। यहाँ भद्र का मतलब खराब नहीं लेना, अच्छे के रूप लेना है। हिंदी में भद्र का मतलब बहुत अच्छे के रूप में लिया गया है यहाँ पर। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। ना राहुल जी बोल रहे हैं, मैं अच्छे भेष में तो नहीं था, लेकिन उन्हें ख्याल करना चाहिए। लोग क्या होता है, पहनावे के देख कर ही तो करते हैं आपकी आओ भगत। अगर आपका पहनावा अच्छा करा, आपके पास पैसा है, तो लोग आपकी बहुत ज्यादा
आओ भगत करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, कपड़े अच्छे नहीं पहने, तो लोग ललकार देते, भगा देते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनका भी अब ये भद्र पुरुष है, कौन है, नमसे जो भिक्षु है, तो उनसे जाके मिलते, वो बड़े प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि उस समय जो कपड़े वगैरह भी पहने हुए थे, कौन, राहुल जी अच्छे वेश में इतने नहीं थे, फिर भी वो बड़े प्रेम से मिले। कि हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हैं राहुल जी। यह एक अच्छा मंदिर था जहां पर वो ठहरे थे। कौन सी जगह है आपको बताई थी मैंने, शेखर विहार। तो यहाँ एक मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर क्या होता है, बुद्ध वचन कंजूर क्या है, बुद्ध वचन के जो बुद्ध के वचन है उनका अनुवाद किया हुआ हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी उस मंदिर में। बुद्ध वचन की, जिसका बुद्ध वचन को कंजूर बोलते हैं, उसकी 103 पोथियां मतलब पुस्तकें रखी थी। अब आगे देख लेते हैं। मेरा आसान भी वही लगा, आसन में बैठने का, आसन मतलब हो गया बैठने या लेटने की जगह। तो आसन भी, एक बिस्तर भी वहीं बिछा दिया जहां पर वो पोथियां रखी थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। मतलब बहुत भारी थी, 15-15 शेर, मतलब कम नहीं थी। 5 किलो का एक शेर हो गया, तो 15 किलो का 75 किलो से कम नहीं थी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब है पुस्तक पकड़ने में लीन था, मगन था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया कि जाओ, तुम चले जाओ, मैं पुस्तकें पढ़ता रहूंगा। दूसरे दिन वह गए, दूसरे दिन वह चले गए। मैंने समझा था 2-3 दिन तो लगेंगे, कितने, 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि वो गए यजमानों से मिलने। लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। टिरली गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ये सारी उनकी यात्रा वृतांत की कहानी है बच्चों, किसकी, राहुल सकृत्यायन की। तो आपको इस कहानी में पता चल गया होगा। प्रश्न अभ्यास हम इसके जो है पार्ट 2 में करेंगे। इसके प्रश्न मैं दिखा देती हूँ, ये सामने लिखे हैं। थोड़ा से पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बाद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरे यात्री के समय भदवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों, ये आपको हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपको हम अगली क्लास में अच्छे से कराएंगे और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी करेंगे। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इस कहानी के बारे में। राहुल सकृत्यायन की कहानी थी, और जो लिहासा की ओर गए थे, इन्होंने लिहासा की ओर चैप्टर इसलिए कि लिखा है, लिहासा का मतलब ही है तिब्बत की राजधानी। तो लिहासा की ओर तिब्बत जाने के लिए। तो राहुल का जन्म आपको पता ही चल गया था, 1893 में उनके ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव का नाम कनेला था। ये 70 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इतना भी याद रखना, इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राविद, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं का सृजन भी किया था। तो बहुत अच्छी चीजें इन्होंने यात्रा वृत्तांत को बहुत अच्छे वेश में बताया गया, और यात्रा वृत्तांत काफी लिखे हैं। सब उन्हीं यात्रा वृत्तांतों में से इनका एक यात्रा वृत्तांत ये भी है जो आपको दिखाया हमने आज चैप्टर रूप में पढ़ा, जिसका नाम है लिहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। किसका है, राहुल सकृत्यायन का। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करेंगे। हमारे चैनल को अभी अभी से अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, जिससे आपको अगली वीडियो भी हमारी जल्दी आपको सारी मिलती जाए। तो यहाँ पर सारी सिलेबस आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, जिससे आप हमारा फायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।